हाय फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर पिछले 6 महीने से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है और दूसरी बात, इसमें बहुत सॉलिड, मजबूत और लॉन्ग टर्म की दावेदार कंपनियां भी शामिल है और वो बहुत हद तक करेक्ट हो चुकी है। सो दोस्तों, अगर कहीं पर इकोनॉमी में तेजी आती है तो आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर को उसका ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं। अब बैंकिंग सेक्टर में टॉप स्टॉक्स जो है वो कौन से हैं और उनमें से किस प्रकार का जो कंपैरिजन है वो हम लोग देख सकते हैं, इसी के लिए वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप बैंक्स के टॉप स्टॉक्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके जान पाएंगे कि किस बैंक में कितना है दम और कौन सा है वो जिसके अंदर पानी है कम। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सागरनोमिक्स ऑन बैंकिंग स्टॉक्स। दोस्तों, बैंक्स में हम लोग टॉप बैंक्स कौन कौन से उनको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, उनके सारे फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, देखेंगे किसमें कितना दम है। लेकिन वीडियो को सबसे पहले लाइक करके और मेरा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो नीचे लाइक बटन है, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बैंक्स। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 4 बैंक्स का नाम लिखा हुआ है और ये इंडिया के सबसे बड़े 4 बैंक्स हैं। तो पहला है इनमें एचडीएफसी बैंक, दूसरा आईसीआईसीआई, तीसरा एक्सिस और चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो नो डाउट द नंबर 1 बैंक इन इंडिया इज एचडीएफसी बैंक, दैट इज 12 लाख करोड़ रुपीस की मार्केट कैप है। मतलब निफ्टी का भी सबसे टॉप स्टॉक्स में से एक है। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों आपका आईसीआईसीआई बैंक और उसके बाद में थर्ड नंबर पे एसबीआई। तो आप ये देखिए कि एचडीएफसी बैंक 2 एसबीआई के बराबर है, यानी 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप जोड़ दें तब जाकर के मार्केट कैप बनेगी एचडीएफसी की। एक्सिस बैंक इन चारों में सबसे छोटा है, बट छोटा कहना गलत होगा क्योंकि ये भी 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप लेके बैठा है। अगर बात करें इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो दोस्तों इनमें अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो सबसे सस्ता पड़ता है आपका एसबीआई, 8 की पी रेशियो पे चल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड में सबसे कम डिविडेंड दिया है एक्सिस बैंक ने, 0.1 इसकी यील्ड है, जबकि सबसे अच्छी यील्ड है एसबीआई की। यानी एसबीआई कम पी पर है तो इसको एक प्लस पॉइंट मिलता है और साथ में इस डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है तो इसको भी दूसरा प्लस पॉइंट मिल जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें आप देखिए तो लगभग सब बराबर से हैं, तो इसमें हम किसी को कम ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकते। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी हम लोग ज्यादा डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, तो लेट्स लीव दैट ऑल्सो, क्योंकि ये कंपेरिजन करना थोड़ा सा अनफेयर होगा बिकॉज सारे स्टॉक्स जो है वो उनमें कुछ अकाउंटिंग चेंजेस भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आधा 1% को तो हम लोग इग्नोर ही करें। नेक्स्ट है दोस्तों डिविडेंड पे आउट रेशियो में हम देखें तो सबसे अच्छा पे आउट रेशियो है एचडीएफसी बैंक का, यानी 23%। सीधे शब्दों में कहूं तो 100 रुपए के प्रॉफिट पर एचडीएफसी बैंक 23 रुपीज आपको एज ए डिविडेंड देता आया है और साथ में आईसीआईसीआई बैंक 15 रुपीज दिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 18 दिए हैं। लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन रहा है एक्सिस बैंक का। अब देखिए यहां ना एक चीज को इंपॉर्टेंट है हमें समझना, और वो ये है कि क्या जो स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं वो अच्छे स्टॉक्स होते हैं और क्या जो डिविडेंड नहीं देते या कम देते हैं वो खराब स्टॉक्स होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो डीमार्ट भी खराब ही होना चाहिए क्योंकि वो भी डिविडेंड नहीं देता है। इसी तरह से गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज, बर्कशायर हैथवे टाइप की कंपनीज, वो भी खराब ही होनी चाहिए क्योंकि वो भी डिविडेंड नहीं देती है। तो दोस्तों डिविडेंड को ना ढंग से समझने की जरूरत है, ढंग से इसलिए समझने की जरूरत है कि यदि कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के प्रति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है और अपने प्रॉफिट में से उनको भी हिस्सेदारी देती है। रीजन कि जिस समय पे कंपनी में इन इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए थे तो ये सोच के लगाए थे कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें से हमें भी हिस्सा देगी। तो इस हिसाब से अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है, दैट सिंपली मीन्स कि ये कंपनी शेयर होल्डर्स के प्रति उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। लेकिन कोई कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देती है तो क्या वो शेयर होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आंसर है दोस्तों, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन वन फैक्ट कि कंपनीज कई ऐसी होती है, जैसे मैं वॉरेन बफेट साहब की कंपनी बर्कशायर हैथवे की बात कर लूं, जिनका 3 करोड़ रुपए से ऊपर का एक शेयर है। हेलो, सुन रहे हैं ना आप क्या कह रहा हूं मैं? 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक शेयर है। तो आप में से कितने मित्र हैं जो उनके 10-10 शेयर खरीद लेंगे? जाइए, हम में से बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन
मैं आपको ये कह रहा हूं कि उस कंपनी ने भी डिविडेंड नहीं दिया है, उसने शायद 1-2 बार डिविडेंड दिया, उसके अलावा नहीं दे रहे, तो फिर क्या वो कंपनी खराब हो गई? नहीं। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो उसका बहुत सीधा साधा लॉजिक ये होना चाहिए कि क्या कंपनी आपको उस पैसे को देने की बजाय उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कमा के आपको रिटर्न दे सकती है, तो डिविडेंड नहीं दे कंपनी तो चलेगा। और बर्कशायर हैथवे के मामले में तो ये बात बिल्कुल सही है। वॉरेन बफेट साहब खुद कहते हैं कि मैं डिविडेंड इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं आज डिविडेंड दे दूं तो मुझे पता है जनता उस पैसे का क्या करने वाली है, उसकी बजाय वो जो जितना रिटर्न खुद कमाएंगे उससे अच्छा रिटर्न मैं अपनी कंपनी में उस पैसे को रख के अगर ज्यादा रिटर्न कमा के दे देता हूं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आर यू अ गुड वेल्थ मैनेजर और मी अ गुड वेल्थ मैनेजर? दिस इज व्हाट वॉरेन बफेट थिंक्स। सो इसलिए अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो उसके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए कि उसके बिजनेस नंबर्स ज्यादा अच्छे हों। लेकिन दोस्तों यहां पर एक्सिस बैंक थोड़ा सा हल्की पड़ती है, क्यों? क्योंकि उसने डिविडेंड भी नहीं दिया है और साथ में उसके बिजनेस नंबर्स भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो अब आप मेरे हिसाब से लॉजिक पकड़ लिया होगा, आपने मुद्दा अच्छे से पकड़ लिया होगा। नहीं पकड़ में आया वीडियो को वापस से देखिएगा, फिर भी नहीं पकड़ में आया कमेंट में लिखिएगा, फिर मैं आपको अगले वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। चलिए बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ में सबसे टॉप पर एचडीएफसी बैंक रही है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, देखिए एसबीआई की सबसे 11% सबसे कम रही है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना धंधा है, ये उसको संभालने बहुत है। साथ में एक्सिस बैंक की 15, आईसीआईसीआई की 17 ठीक ठाक है, लेकिन एचडीएफसी की सबसे ज्यादा सेल्स की ग्रोथ रही है 5 इयर्स के हिसाब से। अब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है दोस्तों कि आज से करीब साल भर पहले एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड में मर्जर हो गया था, यानी दोनों मिलकर के एक हो गए थे और उस वजह से जो एचडीएफसी की लोन बुक थी, क्या करती थी एचडीएफसी, वो हाउसिंग लोन्स वगैरह बांटती थी, उसकी जो पूरी लोन बुक थी वो सारी की सारी एचडीएफसी बैंक की लोन बुक के साथ में जुड़ गई है, जिसकी वजह से और ओवरऑल जो सेल्स है एचडीएफसी की एचडीएफसी बैंक के साथ जुड़ करके और सेल्स की ग्रोथ ज्यादा नजर आनी शुरू हुई है। अब 1-2 क्वार्टर में ये चीजों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें एवरेज आउट होके सही डायरेक्शन में चल रही है, ये देखना जरूरी होता है और उसका पता पड़ेगा सेल्स के साथ प्रॉफिट की ग्रोथ से। तो यहां पर हम देखें प्रॉफिट की ग्रोथ, तो अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो 23% इज अ गुड नंबर, नो डाउट, बट एसबीआई का 98 को फिगर को आप इग्नोर कर दीजिए। रीजन ये है कि दोस्तों ऐसे जो आउटलायर्स होते हैं ना, उनपे कहीं ना कहीं वन टाइम कोई ना कोई आइटम का फायदा या नुकसान होता है। तो जब भी आउटलायर का मतलब होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आउटलायर जब भी कोई रिजल्ट मान लीजिए कंपनियां दे रही है, सपोज करिए 10-20-25% के बीच में, और कोई कंपनी 100% से ऊपर का रिजल्ट देती है, तो आप समझिए कि यहां कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ऐसा आइटम था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो वन टाइम पेमेंट देके गया है इनको। तो इन्होंने कोई ब्रांच बेच दी हो, इन्होंने कोई पुराना एसेट्स का लोन्स का पोर्टफोलियो किसी और को सेल कर दिया हो, तो ये वन टाइम मनी है, तो ऐसे में आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बाकी ओवरऑल देखें तो वही सबसे अच्छा तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक ने प्रॉफिट मार्जिन दिया है, बट अगेन ये देखना जरूरी है कि क्या ये वन टाइम आइटम था या ये कंसिस्टेंट आइटम है। बट ओवरऑल आप देखें तो बाकी एचडीएफसी 23 और एक्सिस बैंक 39। डेट टू इक्विटी को छोड़ देते हैं क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में इट डजेंट मैटर अ लॉट, बिकॉज काम ही डेट का ही है। अगर हम बात करें पित्रोस की स्कोर की, तो उस हिसाब से सबसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं 8 मार्क्स एसबीआई को। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो करता है दोस्तों, ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस को शो करता है, मतलब कुल मिला के कंपनी कितनी मजबूत है फाइनेंशियली, दैट, एंड यहां पर एसबीआई को सबसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं और वो काफी ऑब्वियस भी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, अगर प्राइस के हिसाब से बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू करीब करीब लगभग 1000 के आसपास सबकी है, और प्राइस के अंदर डिफरेंस देखें तो काफी है, 1500-1600 के आसपास में। तो इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों अगर प्राइस के आसपास होती है या उससे ज्यादा होती है, देन ऐसा स्टॉक बन जाता है अंडर वैल्यूड। तो अभी तो इनमें से कोई सा भी मतलब वैल्यू फेयरली वैल्यूड है, बट डीप अंडर वैल्यूड नहीं है। एनीवेज, अगर हम बात करें इसके बाद में नेक्स्ट एसेट टर्नओवर रेशियो की, तो यहां पर भी लगभग सेम नंबर्स ही है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन किसका सबसे अच्छा है, तो यहां सबसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक को। हालांकि ये बाकी नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन एसबीआई इस मामले में मात खा जाता है। और ये कब होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन को, आप ध्यान से समझिए कि मान लीजिए ये आपका ये बैंक है, इस साइड में लोन पैसा देने वाले हैं इसको, यानी जो डिपॉजिटर्स हैं वो हैं,
और यहां पर दोस्तों वो कॉर्पोरेट से जिनको ये लोन देती है कंपनी या बैंक जो लोन देता है, तो डिपॉजिटर्स अगर मान लीजिए ये जमा कराते हैं पैसा, या जहां से भी ये पैसा उठाते हैं, फंड उठाता है बैंक, उसने मान लीजिए दे दिया, वहां पर 3% का इंटरेस्ट सपोज करिए इन्होंने पे किया, और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको इसी बैंक से इसी पैसे से इसने लोन दे दिया सपोज करिए 12% पे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड NIM। अब इसमें से और सैलरी वैलरी दुनिया भर के खर्चे जो होते हैं ना, प्रोसेसिंग वगैरह, वो सब निकालने के बाद में मान लीजिए 5% बचा, दैट इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो यहां NIM की बात करें तो ICICI बैंक इज मेकिंग मच बेटर फिगर। आगे इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अनडाइल्यूटेड। इसमें ना मिलावट नहीं होती, इसमें ये सीधा सीधा कमाई माइनस खर्चा, बस ये इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल जाता है। उसमें वो टैक्स का, इंटरेस्ट का, डेप्रिसिएशन, इनका झंझट नहीं होता। सो इसमें अगर हम देखें तो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो है HDFC बैंक की। वो 51% का OPM निकाल रहे हैं, और साथ में एक्सिस बैंक जो कि करीब करीब 60% के आसपास में निकाल रहा है। बट अगर इन सब फैक्टर्स को देखा जाए तो दोस्तों यहाँ आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि HDFC बैंक और ICICI बैंक में हेड टू हेड टक्कर है, यानी दोनों बैंक बहुत तेजी से, मजबूती से टक्कर ले रहे हैं एक दूसरे से को आउटपेस करने के लिए। सो ये दोनों ही बैंक्स काफी अच्छी मौजूदा स्थिति में है। कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक जो है उसको अपनी मैनेजमेंट की क्वालिटी सुधारने की जरूरत है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एग्रेशन की जरूरत है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा रिलैक्स मैनर में चलने वाली वही सरकारी जिस हिसाब से होते हैं। बट कुल मिलाकर के ये मैंने आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन बताया है, और अब आप समझ गए होंगे कि चारों बैंकों में कौन कितने पानी में है, किसमें है दम और किसके अंदर है पानी कम। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के हिसाब से आपको क्या इंसाइट्स मिली मुझे जरूर बताइए। आपका कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट्स में बताइए, और आने वाले दिनों में दोस्तों हम लोग ऐसे और वीडियोस लाएंगे। चैनल पे बने रहने के लिए और इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए दोस्तों आपको हृदय की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।